हेलो नमस्कार साथियों, हाउ। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों का? उम्मीद है ठीक ही ठाक है। पढ़ाई लिखाई का क्या हाल चाल है? पढ़ाई लिखाई आप लोग कर रहे होंगे। समय धीरे धीरे बीत रहा है। देखते देखते हम लोग जुलाई क्रॉस करके अगस्त में आ चुके हैं। साथियों, ऐसे ही समय बहुत तेजी के साथ बीत रहा है। उसको बीतने में समय नहीं लगता, क्योंकि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। समय के दायरे में रह कर आपने अगर कोई काम अच्छे से कर लिया है तो वह जीवन भर आपके लिए मुनाफा के रूप में जाना जाता है। तो इसीलिए समय को सही से उपयोग करिए, सदुपयोग करिए, क्योंकि कीमत बहुत है समय का। समझ पा रहे हैं? वो हर एक चीज, जो चीज हमको दोबारा मिल सकती है, वास्तव में वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस है ही नहीं। तो जो चीजें हमें दोबारा ना मिल पाए, इम्पोर्टेंस सच में उसी की, लेकिन हम लोग उन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस है ही नहीं। क्या इम्पोर्टेंस है, क्या नहीं मिल सकता है? मैं समझता हूँ जिंदगी, यानी हमारी सांसें, दूसरा समय, ये दो ऐसी चीजें हैं जो एक बार अगर निकल गई तो दोबारा वापस आने वाली नहीं है। तो इसलिए इनको इम्पोर्टेंस लाइफ में जरूर दीजिए। और बाकी पैसा, धन दौलत, गाड़ी घोड़ा, बंगला, एवरीथिंग यू कैन अचीव। तो आइए इन्हीं चीजों को हम लोग आगे बढ़ते लेकर चलेंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज होंगे, जिसमें आप देख पा रहे होंगे टॉपिक्स दिया गया है इसमें, क्रोमोसोम्स ऑफ द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक ना? अब क्रोमोसोम्स थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझना क्या है? आपको ये जानना है कि जो मेंडल थे, मेंडल का अपना एक इनहेरिटेंस का नियम था। मेंडल ने पूरे जेनेटिक्स के बारे में, उसके फादर थे, उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। मेंडल उस समय बताया कि कोई ऐसी चीजें हैं, समथिंग व्हिच कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एंड दैट वाज द फैक्टर। उन्होंने एज अ फैक्टर यूज किया था। बाद में जब जोहानसन साहब आए तो उन्होंने बताया इट वाज नॉट अ समथिंग इज चेंज, समथिंग इज ट्रांसफर, दैट वाज अ जीन। उन्होंने जीन के बारे में बताया। अब होता क्या दोस्तों कि इनकी मृत्यु के बाद कुछ ऐसे साइंटिस्ट होते हैं, सन 1900 की घटना है कि 3 वैज्ञानिक होते थे, जिसका नाम मैंने आपसे बताया होगा, कोरेंस होता था, है ना, डिवेरिस थे, और आपके वॉन शेरमार्क थे। इन तीनों लोगों ने मिल करके फिर अध्ययन कर दिया। अध्ययन किया, यानी हम जब बात करते हैं कि ये क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया गया, क्योंकि इसमें जो डिवेरिस थे और जो बावेरिस, यही दो वैज्ञानिक हैं, इसकी डिस्कवरी की है। इन लोगों ने कहा वास्तव में इट वाज नॉट अ फैक्टर, नॉट अ जीन, ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है ये क्रोमोसोम है। भाई चूंकि इन्होंने अच्छे से डिस्कवरी किया आफ्टर मेंडल, क्योंकि उस समय जो माइक्रोस्कोप था वो एडवांसमेंट हो चुका था, तो जब एडवांसमेंट माइक्रोस्कोप हुआ तब जाहिर सी बात है कि चीजों को डिस्कवरी करना आसान हो गया। न्यूक्लियस की खोज कर ली, सेल डिवीजन की खोज हो गई, न्यूक्लियस के अंदर कलर बॉडी देखा, क्रोमोसोम नाम दे दिया, कहा भैया इसी कलर होमोलोगस क्रोमोसोम है इसमें, और कलरफुल जो बॉडी है कहीं क्रोमोसोम है, उन्होंने बता दिया होमोलोगस पेरा क्रोमोसोम है, उसके ऊपर उपस्थित जीन्स वगैरह सब कुछ क्या होते हैं, सब सेम होते हैं। वन जीन हैविंग द टू एलील विच कैन ट्रांसफर, सेम होते हैं, यानी एक क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन हो चाहे एलील हो, ये सब क्या होंगे, सेम ही होंगे। भाई होमो मतलब सेम, लोगस मतलब जो इसकी ऑर्गन है, बॉडी है, क्रोमोसोम की डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए कुल मिला करके बहुत ही मोटा मोटा आपको ये समझ रखा है कि ये जो डिस्कवरी हो रही है, यानी क्रोमोसोम एक इनहेरिटेंस का काम कर रहा है। अभी तक फैक्टर था, कभी जीन देखा, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत दिया, लेकिन जब बोवेरी और ये आगे आपके सडन साहब, तो इन्होंने अलग सिद्धांत दे दिया। इन्होंने कहा ना 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 ना, जो भी कुछ ट्रांसफर हो रहा है ये वास्तव में क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम ही है जो एक प्रकार से व्हीकल्स के रूप में, विच कैन ट्रांसफर एंड जीन को ले जाता है इन द फॉर्म ऑफ द गैमिट। भाई गैमिट के फॉर्म में क्या करता है, कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसमिट करता है। क्लियर बात है? उन्हीं सारी चीजों की डिस्कवरी करने वाले हम लोग इस टॉपिक्स में। दैट वाज वेरी इजी एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। अब इसमें मैं आपको समझाने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए सबसे पहले तो भाई इसको बता दें कि प्रपोज किसने किया था।
तो प्रपोज्ड बाय बहुत ही इंपॉर्टेंट नामी साइंटिस्ट हैं वाल्टर सटन, वाल्टर शटन एंड थियोडर, इनका नाम क्या हो जाएगा, थियोडर बावेरी। ये कब की घटना भैया, सर 1902 की घटना। ये बात समझ में आई। इन्होंने जब आए, अभी अभी बताएंगे, कुछ अपनी कहानी बताएंगे। इन्होंने क्या बताया था उसको भी इससे अगर मैं बताने की कोशिश अगर कर रहा हूं भैया तो देखेंगे क्या बताया। इन्होंने कहा भैया कि जो ये क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है एक प्रकार से क्या भैया, व्हीकल्स है। क्या ये व्हीकल्स है। अब व्हीकल्स की बात बता दी, चूंकि क्या था, व्हीकल्स कैसे था, क्या करता था, दैट कैरी जीन, क्या करता था अपने साथ, जीन को कैरी करता था और कहां ले जाता था, टू टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ गैमेट्स, यानी गैमेट्स के फॉर्म में बेटे जो ट्रांसमिटेड हो रहा था ये वास्तव में गैमेट के वाया यानी ग्वाया गैमेट के रास्ते क्या करते थे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करते थे, क्रोमोसोम अपने ऊपर डिपेंड रखता था, अपने ऊपर धारण करता था जीन को और कहता था घोड़ा बन जाता था, घोड़े के ऊपर बैठाता था सवारी, यानी जीन को कहता था चलो भैया अब हम गैमेट के फॉर्म में क्या करता था, पहुंचा देता है। बात समझ आई। लेकिन भाई हुआ क्या, ये सब जो कहानी आप देख पाते हैं, इस कहानी को समझना तब आसान ज्यादा हो गया जब सन 1900 में 3 महान खिलाड़ी निकले। अब तीनों चाचा टाइप के बन गए। चाचा कौन है भैया, 3 साइंटिस्ट इसमें आ गए। कौन आया भैया, 3 साइंटिस्ट आ गए। क्या बताया इन्होंने, नाम अगर आपको पता होगा तो अच्छा है, नहीं है तो मैं बताता हूं। डिवेरिस साहब थे, कोरेंस थे, इसमें क्या नाम था इनका, कोरेंस था। एक थे इसमें वान शेयरमैक। इन तीनों लोगों ने दोस्तों क्या किया, इन लोगों ने स्टडी कर दिया। क्या किया, स्टडी किया अबाउट इनहेरिटेंस के बारे में अध्ययन करते, बहुत ही केयरफुली किया। अच्छा, केयरफुली करने का अर्थ ये है कि अच्छे स्तर पर इन्होंने उस पूरे विषय को देखने का प्रयास किया। ये तब संभव हो पाया तब इनके पास क्या चुका था, ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ क्या भैया, एडवांसमेंट हो गया किसके बारे में, ऑफ माइक्रोस्कोप। अब जब माइक्रोस्कोप आ गया तो इन्होंने क्या क्या देखा, इन्होंने सेल डिवीजन देख लिया भैया जी। इन्होंने कहा साहब न्यूक्लियस कुछ है, और न्यूक्लियस में इन्होंने देखा कि कोई कलर बॉडी होती है। अब कलर बॉडी का मतलब बता दिया क्या, क्रोमोसोम। यानी अब 1900 की घटनाएं हैं ये। 1900 में ये कहानी तीनों वैज्ञानिकों ने देखा और बढ़िया से मेंडल साहब के जो इनहेरिटेंस का नियम था उसको रीडिस्कवर कर दिया। अब 1900 में कहानी तैयार हो गई। 2 साल तक एक खिलाड़ी बैठा था, 2 साल तक 2 खिलाड़ी बैठे थे अपने, कौन थे, यही वाल्टर सटन एंड थियोडर बावेरी। इन्होंने कहा 1900 में तो तुम लोग बेटा ढूंढ लो, 2 साल बाद हम आएंगे तुमको और समझाएंगे कि तुमने जो ढूंढा है मैं उसका दादा हूं। और जैसे लोग आए, खोज कर चुके थे कि ये लोग बढ़िया से अध्ययन किए थे, यानी क्रोमोसोम की कहानी साफ हो गई थी, क्लियर हो गया कि हाँ क्रोमोसोम कुछ है। अब इन्होंने कहा यह मतलब, यानी वो जो समथिंग ट्रांसफर वाला मेथड था मेंडल चाचा वाला, जो फैक्टर कहा था वो गलत। हाँ, जॉनसन साहब जीन वाला फंडा सब गलत। मैं जो बताऊंगा क्रोमोसोम अपने ऊपर धारण करता है जीन को, वही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और वही क्या करता है, अपने सारे जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है और फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग क्या करता है, प्रोजेनी में वो ट्रांसफर होता रहता है। इसीलिए सिद्धांत का नाम दोस्तों पढ़ा है, आप देख सकते हैं, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यानी फैक्टर जीन गया अपने दादा के घर, सब का सब खेल बनाएगा कौन, ये बदला लेगा, क्रोमोसोम। इसीलिए नाम पड़ गया क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्या मेरी बातें इतनी समझ में आ रही हैं?
एक बात मैंने अलग से नहीं बताई है, जितनी बातें मैंने एक्सप्लेन किया है वही चीज मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आया होगा इतनी बातें, ठीक है ना। अच्छा, इन्होंने भाई बता दिया न्यूक्लियर है, डबल बॉडी है, न्यूक्लियर, सब बात क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा, ये सटन और ये जो बॉबरी थे, यानी ये भाई साहब लोग जो थे सटन और बॉबरी, दोस्तों इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नोट किया था एक चीज, नोटेड क्या किया था इन्होंने, बिहेवियर डिस्कस किया। क्या किया? बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, बताया कि ये पैरेलल होते हैं, पैरेलल होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों वाज पैरेलल, जीन जो भी इस पर होंगे, ये जीन भी कैसे होते हैं, सेम बिहेव करेंगे, सेम बिहेवियर करेंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर से आपको दर्शाने की कोशिश करूँ दोस्तों, तो आप बताएंगे कि ये अगर मान लो जीन यहाँ पर ए है, ये जीन फर्स्ट, ठीक ना, तो ये हमारा जीन 2 हो जाएगा, है ना। तो ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिन, ये तो सेंट्रोमर वाला भाग हो जाएगा। यानी इन्होंने कहा कि इसके ऊपर अगर कोई जीन है तो सारे के सारे जीनों का जो बिहेवियर होगा क्या होगा, सबका सब क्या होगा, सेम होगा। और जाहिर सी बात है कि होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो उसके ऊपर उपस्थित जितने भी जीन होंगे, जितने भी एलील होंगे, सब के सब क्या होंगे, सेम व्यवहार करने लगेंगे। तो ये तो भाई बावेरी साहब जब इतना डिस्कशन कर रहे थे तो क्रोमोसोम में इन्होंने देख लिया, जिससे लोगों को लगने लगा कि अगर क्रोमोसोम के दोनों पेड़ पर यानी होमोलोगस क्रोमोसोम पर उपस्थित जो जीन है, अगर ये समान व्यवहार कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी जीन जब ट्रांसफर होकर के अगले जनरेशन में जाएगा तो उसका व्यवहार भी सेम ही होगा। भाई जो आज रहता है जैसे व्यवहार जो इसका है, कोई बदलाव नहीं है, तो आगे जब जाएगा तो भी सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, है ना। ये बात इन्होंने इस बारे में क्लियर कर लिया। लेकिन इन्होंने दोस्तों काम किया, क्या किया इन्होंने यूज कर दिया, इन्होंने यूज किया क्रोमोसोम, क्रोमोसोम मूवमेंट, क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन, इन्होंने इसी क्रोमोसोम को एक्सप्लेन कर दिया कहां पर, मेंडल्स के लॉ में। अब भैया क्रोमोसोम का जो मूवमेंट हो रहा था, जो जीन इधर उधर ट्रांसफर हो रहे थे, उनको उठाया और जोड़ दिया किसके साथ, मेंडल चाचा के नियम के साथ। और जैसे मेंडल के नियम पर जोड़ा, यानी उन्होंने ये बता दिया, क्या बताया उन्होंने कि साहब ये जो क्रोमोसोम होता है और ये जो जीन होता है ना, ये कहाँ होते हैं, ये फाउंड होते हैं इन ए पेयर। तो ये तो हमको भी पता है, आपको भी पता है कि क्रोमोसोम जो होगा जोड़े में है। ये देखिए जीन हमेशा जोड़े में होते हैं भाई, जीन है तो जीन, अगर एक जीन है जैसे ये जीन है तो जीन पर दो कैरेक्टर, दो एलील है, कैपिटल टी स्मॉल टी, समझ में आ गया। तो जीन भी हमेशा जोड़े में कैरेक्टर्स को रख रहा है अपने पास एलील के फॉर्म में। समझ में आई बात, यहाँ पर समझिएगा कि एक पॉइंट में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एक चीज ध्यान से और समझ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, जो ये सटन साहब थे ना भैया, इन्होंने यूनाइटेड कर दिया, जोड़ दिया अपने नॉलेज को, किसको, अपने नॉलेज को उन्होंने क्या कर दिया, जोड़ने का काम कर दिया, अपने नॉलेज को जोड़ दिया ऑफ क्रोमोसोमल, ऑफ क्रोमोसोमल ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन किसके साथ, विथ मेंडेलियन, मेंडेलियन प्रिंसिपल। और इसी को नाम दे दिया, इसी का नाम क्या पड़ गया, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या मेरी बात समझ आई? यानी मेंडल चाचा ने अपने जो काम क्या किया था, इन्होंने साहब लोगों ने क्या किया, अपने ज्ञान को उन्होंने जोड़ दिया। बॉवेरी ने कहा कि जो मेरे पास नॉलेज है, मैं अपने नॉलेज को अपने क्रोमोसोम जो सेग्रीगेशन वाला जो फंडा मेरा था, जो इनहेरिटेंस के रूप में बता रहा हूँ कि जा रहा है, इसको उठाऊंगा और मेंडेलियन प्रिंसिपल के साथ जोड़ दूंगा। जैसे क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस का सेग्रीगेशन जो इनका था बॉवेरी साहब का, मेंडल के साथ जोड़ दिया, पर नाम पड़ गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या मामला समझ में आ रहा है, क्यों नाम दिया गया? आई होप समझ में आ रहा होगा। एक एक पॉइंट समझिएगा, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। देखिए इस बारे में, इसको बताने के लिए सबसे जो जबरदस्त खिलाड़ी ठहरे हमारे, कौन से, इसका नाम क्या था भैया, देखें, यानी इसको एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन जैसे होता है ना, कि आपने अच्छा काम कर लिया है, यार मैंने सही काम किया कि नहीं किया है,
कैसे पता लगे? तो मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति के पास जाऊंगा, भैया देखो काम जो हमने किया सही है, यानी हम उसे वेरीफाई करा रहे हैं सही है कि गलत है। उसी को वेरीफाई किसने किया था? तो इसको एक्सपेरिमेंटली जो वेरिफिकेशन दिया था ये हमारे था टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन। अब और इनके कुछ कोलीग्स थे। ये लोगों ने भैया क्या किया था, इन्होंने अच्छे से इस चीज को क्या कर दिया था, वेरीफाइड किया कि बेटा वेरी सडन तुमने जो किया है इट्स गुड, मेंडेलियन साहब के साथ जोड़ दिया है, अपना एक ऑर्डर बना दिया है, आपने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के लिए था, शाबाश, पीठ लाओ ताली लगाओ, शाबाशी दे के खुश हो गए। लेकिन अब जब ये आया टीएच मॉर्गन दादा ने, तो इनके दोस्तों ने सब ऐसे बात बताई कि चलो ठीक है, तो इन्होंने कुछ अध्ययन किया। इन्होंने कहा बेटा ठीक है, मैं भी कुछ किसी चीज पर अध्ययन करता हूँ। तो इन्होंने एक एनिमल्स पकड़ा भैया जिसका नाम था फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाइज, जिसको हम साइंटिफिक नेम क्या होगा इसका, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मिलांग मिलांगेस्टर नहीं सॉरी मिलेनोगेस्टर, गलत लिख गया था, मिलेनोगेस्टर, जिसमें 4 पेयर क्रोमोसोम था, 2n गुणे 4 बराबर 8, यानी ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर के ऊपर टीएच मॉर्गन ने, जिसके पास 4 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, इस पर इन्होंने एक्सप्लेन किया और इस बारे में एक्सप्लेन करने की पूरी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इन्होंने कहा ठीक है, जब हम मॉर्गन मेरे कोलीग्स हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया कि सटन और वावेरी ने जो 1902 के अंतर्गत जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया है, जो सहारा लिया था सन 1900 में 3 साइंटिस्टों का, कॉरेन साहब, डिवेरी साहब और हमारे शेरमार्क साहब, हमने जब इनका मदद लिया हमें कुछ समझ में आया, एक एडवांसमेंट था माइक्रोस्कोप का, न्यूक्लियस पता चला, सेल डिवीजन पता चला, उसके अंदर डबल मेम्ब्रेन हमें कलर बॉडी दिखी जिसका क्रोमोसोम नाम हो गया। हमने कंफर्म कर लिया कि क्रोमोसोम्स के ऊपर उपस्थित जो भी जीन्स होंगे, जो भी एलील्स होंगे, सब जो पीरियड में होते हैं सेम होते हैं, व्यवहार इनका सेम होता है, और यही एक व्हीकल्स होते हैं, साधन होते हैं जीन को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जिससे कंफर्म हो गया कि क्या मामला है। समझ में आया? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे कुछ बताता हूँ। चलिए अब हम बात करेंगे, अभी जो मैंने आपसे बताया टीएच मॉर्गन, अब टीएच मॉर्गन की बातों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि टीएच मॉर्गन का एक नाम होता है साथियों, जिसका नाम होता है फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स। इनको क्या नाम दिया गया है? इनको नाम दिया है फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स, फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स, जिन्होंने अध्ययन किस पे किया भैया? फ्रूट फ्लाइज। क्या नाम है उसका? फ्रूट फ्लाई, जिसका नाम पूरा क्या होता है? अभी मैंने आपसे बताया ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर, ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर। क्या बात मेरी समझ आ रही है? इस पर अध्ययन किया है, इसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर, इनका नाम है फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स के नाम से इनको जाना जाता है, मॉर्गन साहब को। अब आगे इन्होंने क्या बात बताया उसको बताऊंगा मैं, देखेंगे इन्होंने भैया क्या बात बताया। जो प्रूव इन्होंने प्रूव किया, हमने कहा ना वेरीफाई करना, तो प्रूव क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी इनहेरिटेंस के बारे में इन्होंने क्या कर दिया? अध्ययन कर दिया, उसको प्रूफ कर दिया कि नहीं भाई तुम लोगों ने सटन वावेरी सामने जो दिया था इट्स ओके, मैं इसको अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। और इन्होंने इसके बारे में बताया। अब इन्होंने ड्रोसोफिला, ये फ्रूट फ्लाई को ही क्यों ले लिया, क्यों उस पर अध्ययन कर दिया? कुछ तो रीजन रहा होगा, यानी उसका जो एक प्रकार से प्रोजनी की क्षमता है बहुत ज्यादा है, बहुत आसानी से मिल जाता है, मेल फीमेल को अच्छे से, यानी इसमें सेक्सुअल मॉर्फोजम इसमें होता है, मेल फीमेल को अच्छे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इन्हीं सब कारणों से इन्होंने क्या किया, इस मॉर्गन साहब ने ड्रोसोफिला को अडॉप्ट किया। रीजन क्या है, मैं रीजन बताता हूं। वाई ड्रोसोफिला, अगर मैं बताऊं कि भाई ड्रोसोफिला क्यों,
तो आपके हिसाब से जो पॉइंट्स हैं उन्हीं को मैं यहाँ एज अ मेंशन करूंगा। ड्रोसोफिला को लेने का रीजन क्या था भैया, पहला बता देंगे यहाँ पर क्या, इट ब्रीड इट ब्रीड्स वेरी फास्ट या क्विकली, ठीक है ना। इट्स स्पेन, इनका जो लाइफ साइकिल है, इट्स स्पेन कितना भैया, 12 से 14 दिन। अब भैया जब 12 से 14 दिन में इसका लाइफ साइकिल स्पेन है, तो हम चाहेंगे जल्दी जल्दी इसका अध्ययन कर लेंगे, बहुत सारे चीजों का अध्ययन करेंगे। आंख भी कहीं काला, कहीं नीला, कहीं पीला टाइप का होगा, वो भी सब देखने को मिल जाएगी हमें। तो पहला पॉइंट मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा लिखेंगे भैया इसमें कि दे ब्रीड थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल ये ब्रीड कर सकती हैं। एंड प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ प्रोजनी फॉर मैटिंग, है ना। यानी इसमें सिंपल, ठीक है ना। इस प्रकार से दोस्तों इन्होंने बताया कि ब्रीड होगा, पूरा वर्ष चलेगा, लाइफ साइकिल इसके हमेशा मतलब जीवन काल में ब्रीड करते रहेंगे। साथ ही साथ 100 ऑफ से ज्यादा भी कह सकते हैं, क्या निकालेंगे, प्रोजनी निकालेंगे प्रत्येक मैटिंग पर। एक बार मेट किया तो जान लीजिए कि 100 से ऊपर निकल जाएंगे। ये भी क्लियर हो गया यहाँ तक बात, है ना। अच्छा, ये दो कारण था इसलिए ड्रोसोफिला को रख ही दिया भाई, मॉर्गन साहब का कमाल था तो रखना तो पड़ेगा ही। तीसरा वाला जो मामला उठा भैया, क्यों रखा, इसमें जो फ्रूट फ्लाई है ना, जो फ्रूट फ्लाइज होते हैं, है ना, ये फ्रूट फ्लाइज शो करते हैं अपने साथ, क्या शो करते हैं, अभी मैंने बताया सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। अच्छा, इसका मतलब क्या भैया डाइमॉर्फिज्म का, अर्थात मेल और प्लस फीमेल, आसानी से इनको क्या कर सकते हैं आप, आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। भैया ये मेल वाला फ्रूट फ्लाइज है, ये फीमेल वाला है, पहले से आप जान जाएंगे, देख लेंगे तो पहचान जाएंगे। इसी को बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो ये वाली क्वालिटी भी इसके अंदर थी, पता लगे कि हमको करना है फीमेल पे और हम मेले पे ठोके जा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो उससे बचना हो तो ये सब चीजों को देखना पड़ता था। तो मॉर्गन ऐसे थोड़े ना थे भाई, वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। तो साइंटिस्ट जो होगा जो हर चीजों को देख दाख ले, ऐसे थोड़ा ना कि आए हो जो है कह भैया पानी बतासा खिला दो और तुमको बतासा ही खिला के पानी पिला दिया, ऐसा होने ही नहीं देगा, क्योंकि साइंटिस्ट है तो दुनिया की सारी जानकारी अपने पास आ रहा है। इस वजह से ये काम उन्होंने किया। अगला इन्होंने बताया इट हैज मेनी, इसके पास बहुत सारे हेरिडिटरी वेरिएशन थे, हेरिडिटरी वेरिएशन थे, जो क्या कर सकते थे, जो लो पावर पर हम लोग देख सकते हैं, लो पावर ऑफ माइक्रो स्कोप पर हम लोगों को क्या हो सकता है, देख सकते थे, ठीक है ना। यानी डिफरेंट, जिसमें क्या होते थे, डिफरेंट आई के कलर होते थे, है ना। साइज ऑफ विंग्स, जो उनके पास पंख होते थे, इसको भी आसानी से हम देख सकते थे। यानी कहीं ना कहीं विंग्स के साइज को, आग के कलर को, ये तमाम चीजों को हम लोग लो माइक्रोस्कोप पर, लोअर माइक्रोस्कोप पर क्या सकते थे, उसके पावर पर चेक कर सकते थे। तो यही डिफरेंट टाइप ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन होते थे। इस वजह से हम लोगों ने चूज किया, हम लोगों ने नहीं बल्कि मैं कहूंगा मॉर्गन ज्यादा उन्होंने किया था, हम लोगों मतलब क्षमा चाहूंगा। तो मॉर्गन ने ये सारी बात देख रखी थी, इसलिए उन्होंने कहा ऐसा करो भैया ताऊ साहब, ये जो काम हो रहा है हम लोग इन्हीं पे करेंगे। इसलिए उन्होंने फ्रूट फ्लाई को अडॉप्ट किया और अच्छे से इसे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर अध्ययन किया। तो इस प्रकार से साथियों आज का हमारा छोटा सा लेक्चर था, हमने समाप्त कर दिया है। ये समझ में आ गया होगा आपको कि क्रोमोसोमल जो थ्योरी थी इनहेरिटेंस का, बॉबरी और रतन साहब ने 1902 में दिया था। क्यों दिया इसका नाम क्रोमोसोमल, तीनों साइंटिस्टों ने मिल करके 1900 में कहानी शुरू किया था, रीडिस्कवरी करके मेंडल साहब के। बाद में इसके सपोर्ट में टी.एच. मॉर्गन आए, वेरीफाइड किया, कहा चलो ठीक है, मैं मेरे कुलीग मिल करके तुम्हारी बात को सहमत होते हैं और हम आगे बढ़ाएंगे इसको। फिर वेरीफाइड करने के बाद उन्होंने भी मेलानोगास्टर पर अध्ययन किया और इस प्रकार से इतना सारा नहीं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को मजा भी आया होगा, समझ में आया होगा। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट से जरूर करना है, भूलना नहीं है। आपका एक सब्सक्राइब
हमारी ताकत है। आपका ये प्यार मिलेगा। हम लोग मेहनत लगातार निरंतरता के साथ मैं कर रहा हूँ। आपका सपोर्ट हमेशा मिलता रहेगा। हम लोग लगे हैं। इसका नोट्स जरूर बनाइएगा। दिक्कतें जहाँ भी आती हैं आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, या व्हाट्सएप नंबर दे रखा है मैंने, उस पर आप जरूर अपना प्रॉब्लम दे सकते हैं, सॉल्व किया जाएगा। और मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें।